सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, डी ब्लॉक कहां से कहां तक है। अगर पीरियोडिक टेबल को देखते हो आप, यह है पीरियोडिक टेबल, ऐसा दिखता है। यहाँ होता है एस ब्लॉक, यहाँ पर होता है पी ब्लॉक और ये होता है डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में क्या है, ग्रुप 3 to 12 तक हम डी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप 3 यहाँ से स्टार्ट होता है और 12 तक चलता है, तो ग्रुप 3 से 12 तक हम डी ब्लॉक कहते हैं। अब बात करते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आएगा 3D सीरीज से आएगा। आपको याद भी ये होना चाहिए, सारे याद आप नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाता, भूल जाता है। फिर वो ट्रिक बनाते रहते हैं, ला सीने पर नदियां समाई प्यार की, ये वो कुछ भी ट्रिक बनता है। तो अभी तो काम की इतनी सी बात है जो आपको पेपर में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। अब सुनो, ट्रिक कैसे याद रखेंगे हम लोग, 21 से स्टार्ट होगा 30 तक जाएगा, एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक, और ये सारा आर्गन के बाद है। बता दूंगा मतलब क्या, सुन लो पहले। स्कूटी, वैन, कार, मत फेंको निक्कू जी। निक्कू जी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि स्कूटी वैन कार को मत फेंकना, ठीक है। फेंको तो कोई भी नहीं है वैसे, कोई बात नहीं। स्कूटी वैन कार मत फेंको निक्कू जी। 21 से स्टार्ट होगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये है आपके, ठीक है, समझ पा रहे हो। इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी बाद में बताऊंगा ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहेंगे, अभी सिर्फ हम डी ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, आप कभी भी आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो आप याद कर लो 3D एंड 4S लिखना होता है हर किसी में, 3D 4S, 3D 4S। अब यहाँ पर आ रहा है 3D, जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो हर बार लिखेंगे हम 3D 4S, 3D 4S। अब 3D की वजह से इसका नाम होता है 3D सीरीज। क्या नाम होता है, 3D। तो हर किसी के नीचे आपको लिखना है 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S। भरना कैसे भरना, एस में हमेशा 2 भरना है, एस में हमेशा ही 2 भरना है। अब जो बच गया उसको डी में भरना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 21 के लिए लिखूंगा 3D 4S, एस में हमेशा ही 2 भरूंगा, तो बचा हुआ नंबर कौन है, 1, तो डी में आएगा। मान लो मुझे 24 का लिखना है, चलो बाई चांस 26 का लिखना है, 26 का, तो हम बोलेंगे कि 3D लिखना है मुझे, 4S लिखना है, और 2 एस कहां पर, एस में हमेशा 2, बच कौन गया 6, वो आ गया डी में। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो मैंने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, आप इजीली समझ सकते हो। यहाँ पर बस 2 एक्सेप्शन आएगा। जैसे मान लो मैं रैंडमली कहता हूँ कि मुझे 27 का लिखना है, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार क्या है इसमें, सर ने बोला 3D लिखो, 4S लिखो, एस में 2 लिखो, तो एस में तो 2 आ गया, बचा कौन, तो 3D 7। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस, बात नहीं, यहाँ पर कुछ चेंजेस देखो। आपको पहला यहाँ पर क्रोमियम के केस में ध्यान रखना, क्रोमियम के केस में होना चाहिए कितना, 24 है ये, तो होना चाहिए था 4, डी में 4 होना चाहिए, लिख दिया, एस में 2 होना चाहिए, लिख दिया। लेकिन स्टेबिलिटी रीजन की वजह से, स्टेबिलिटी रीजन की वजह से यहाँ पर एक्सेप्शनली 3D 5 4S 1 होता है। वैसे ही अगर आप 29 में जाते हैं तो क्या होना चाहिए, 2 जाएगा एस में, 4S 2 होना चाहिए, और 3D 9 होना चाहिए, 3D 9, पर एक्सेप्शनली 3D 10 4S 1। एक्सेप्शनली मतलब क्योंकि ये 3D 10 ही स्टेबल होता है, ध्यान रखना हमेशा। D के अंदर 5, D के अंदर 10, F के अंदर 7, F के अंदर 14, ये सब बहुत स्टेबल होता है। इनको बोलते हैं हम हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर ऑलवेज स्टेबल। तो ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, कैसा बोल रहा हूं मैं, D5 बनने का चांस हो तो बना दो, F7 बनने का चांस हो बना दो, D10 बनने का चांस है बना दो, F14 बनने का चांस हो बना दो। इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड, दे आर वेरी स्टेबल। तो यहाँ पर ना 3D 9 अच्छा ही लग रहा, 3D 10 से स्टेबल हो जाता है वो, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार लेगा इधर, ऐसा हम याद कर लेंगे, 3D 10 4S 1। तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। और एक और आपको याद रखना है, यहाँ पर 30 के लिए कैसे लिखते हैं, 30 के लिए 30 के लिए लिखेंगे S में 2 और D में 10। बाकी सबके लिए तो बहुत इजी है, बस आपको 3 के लिए याद रखना है, क्रोमियम के लिए 3D 5 4S 1, ये कॉपर के लिए 3D 10 4S 1, और जिंक के लिए 3D 10 4S 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही पूरा चैप्टर बसा हुआ है, अगर आप अच्छे से कर ले तो मजा आ जाएगा, मजा। तो इसके मैंने सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख लिए। अब एक बार देख लो कैसे हो रहा है, और समझ में आया तो मुझसे बात करना, फटाफट देख लो फिर आगे बढ़ते फटाफट। वेरी गुड, अब कंफर्म हो गया, सबको आ गया। ध्यान दो जरा, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते नहीं सही बात है, अब उसने बता दिया तो आ गया सबको। नहीं सच में, क्योंकि वो पूरे साल उसने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया है ना, इसीलिए। देखो 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 ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहेंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर किसी का डी ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ नहीं है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। जैसे मैंने कहा 26 की बात करते हैं, तो 3D 6 4S 2, तो क्या डी पूरा भरा हुआ है, नहीं, डी में होते हैं 10, कितने होते हैं, पर यहाँ पर है 6, मतलब ये क्या होगा, एक ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जिंक की बात करें, जिंक
अगर जिंक की बात करें तो ये होता है 3d10 4s2, अभी मैंने आपको बताया था 3d10 4s2, दिख रहा है आपको? तो क्या इसका 10 पूरी तरह भर गया? अगर 10 पूरी तरह भर गया तो जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो यही बात मैंने आगे आपको बताया। यहाँ पर देखो, सुनो कि जो भी होता है, देखो अब ये जिंक की जो फैमिली होगी, जिंक के जो भी फैमिली मेंबर होंगे, जिंक की फैमिली होती है ये, तो ये जिंक होता है ना, जिंक के नीचे आता है CD Hg, ये सब आता है जिंक के नीचे, ठीक है? तो ध्यान रखना आप लोग कि जिंक CD Hg आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। इनका d पूरी तरह भरा होता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। अब एक मुद्दा है यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि देखो हम कैसा भरते हैं, देखो 3d भरते हैं एंड 4s भरते हैं। मान लो s में 2 भर दिया हमने, d में 5 भर दिया, तो वही तो लिखा हुआ है देखो कि एक n होगा तो पीछे क्या होगा, n-1, यानी अगर आप 4 लोगे तो पीछे क्या आएगा 3, और s में इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 या 2 आएगा, कहीं पर 1 आता है कहीं पे 2, वैसे d में 1 से 10 कुछ भी आ सकता है, d में 3 4 5 से कुछ भी आ सकता है, तो इसको बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो होता है आर्गन के बाद होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, आर्गन के बाद हम लिखते हैं बातें, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? पर ऐसी कोई बात नहीं है, फटाफट हो गया, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं फटाफट। इसको रीड कर लिया? हाँ मैंने भी कर लिया, तुमने भी कर लिया। अब होता है ये है, देखो अब एक ट्रिक सीख लो, ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर यही ट्रिक है। देखो अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आयरन का, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने आयरन लिया, आयरन में बोला 3d6 4s2, दिक्कत है किसी को नहीं, 3d6 4s2, तो लिखा कैसे हमने, देखो 26 को हमने लिखा 3d6 4s2। अब d के होते हैं 5 डब्बे बना दिए मैंने, और s का होता है 1 डब्बा बना दिया, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों भर दिया, d के अंदर 6, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब मैंने क्या देखा कि कोई भी रैंडम सा एक d ट्रांजिशन एलिमेंट लिया रैंडम सामने, उसका अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्या है? सोचो अगर मैं अकेला हूं तो शादी करूंगा एक दिन, वैसा ही यहाँ पे ना, तो अगर यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4, तो भाई ये बॉन्डिंग भी बनाएगा। देखो अगर मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है तो मैं बॉन्डिंग बनाऊंगा ना। तुम लोग भी तो पढ़ाई लिखाई इसी चीज में कर रहे हो, है क्योंकि बढ़िया सी बॉन्डिंग हो जाए, है ठीक है? वो था ना एक जोक चल रहा है कि आलिया को मिलेगा कालिया, ऐसा कुछ ऐसा चल रहा है ना। सुनो तो वही वाली बात है, यहाँ पर अनपढ़ इलेक्ट्रॉन, क्या है यहाँ पर? तो अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर होगा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। देखिए जितना ज्यादा अनपढ़ इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग होगी नहीं होगी? होगी। फिर अगर बॉन्डिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो हो जाएगा हार्ड। क्या हो जाएगा? दूसरा क्या? हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब है तोड़ना, एटम को तोड़ना, एटम को सेपरेट करना। सोचो किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कोई बहुत हार्ड है, तो उसका एटमाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? हाई। तो हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तोड़ नहीं पाओगे। और फिर अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे। क्या होंगे? और अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कलर शो करेंगे, क्योंकि देखो कलर शो करने का मतलब क्या है? अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी जब उसको मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन कलर को इंपार्ट कर सकता है। इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, ये कलर वाला होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना? तो ये मैंने आगे लिखवाया है, वैसे कलर के लिए आगे रीजन लिखवाया है मैंने, कलर के लिए आगे रीजन लिखवाया। अभी बस इतना सा ध्यान रखो, ये ट्रिक है बहुत तगड़ा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपसे। ऐसा क्वेश्चन आ गया रैंडमली, मैं बैठा था तो क्वेश्चन पेपर दिखाई दिया कि हार्ड होते हैं, बताओ क्यों? ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड होते हैं बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन से स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, इसलिए वो हार्ड है। उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, कुछ भी लिख दो, सबका रीजन एक ही है। अनपेड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कलर होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो ये छोटी छोटी सी बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ चल भी रहा है, बाइक नहीं चल रहा है, ठीक है? आगे लिखा है मैग्नेटिक मोमेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। फॉर्मूला होता है इसका, मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल होता है म्यू। क्या सिंबल होता है? म्यू। और इक्वल टू में nn+2, और ये यूनिट है, यूनिट क्या है? बोर मैग्नेटोन। क्या नाम होता है? बोर मैग्नेटोन, बीए भी लिखते हैं, बात खत्म। अब n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आ गया कि भाई साहब मैं आपसे एक रैंडम सा क्वेश्चन दूं और बोलूं बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो आपको बस डायग्राम बनाना है और नंबर ऑफ अनपेड निकालना है, यहाँ पे पुट करना है, आंसर आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। फटाफट देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सो ध्यान दो, यहाँ पर क्या है? 21 से लेके 30 तक याद कर लिया था हमने। स्कूटी, वैन, कार मत फेंको निकू जी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। जो न्यूक्लियस होता है उसका इफेक्ट बढ़ने के कारण न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर मिडल में, कि एटॉमिक साइज जो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो
डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन स्टार्ट होता है, और रिपल्शन की वजह से क्या होता है? देखो आप सोचो, न्यूक्लियस कह रहा है तू आ जा भाई, और पीछे रिपल्शन हो रहा है, इस वजह से न्यूक्लियस उनको बुला ही नहीं पाता, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो जो न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो रिपल्शन में हो जाता है बैलेंस, तो साइज ना बढ़ता है ना घटता है, ऑलमोस्ट सिमिलर। फिर एकदम से साइज हल्का सा इंक्रीज होता है, तो अब लास्ट में क्या होता है? साइज एकदम से हल्का सा इंक्रीज होता है, स्लाइटली इंक्रीज इन साइज ड्यू टू रिपल्शन। रिपल्शन बढ़ने के कारण अब थोड़ा हल्का सा साइज बढ़ जाता है। तो इसका जो ग्राफ आता है एनसीईआरटी में ऐसा आता है, डिक्रीज सेम इंक्रीज, ऐसा ग्राफ होता है एटॉमिक्स उसका, ठीक है, कि डिक्रीज सेम इंक्रीज। ये बात आप ध्यान रखिए। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो आप, डेंसिटी का आंसर कर सकते हो। देखो डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम, अगर किसी का वॉल्यूम अगर घट रहा है तो डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम मास को एक प्रकार से भी सेम मान के चले, ऑलमोस्ट सेम मान के चले, तो यहाँ पर क्या देखोगे आप कि यहाँ पर रेडियस घट रहा है, रेडियस घटने से वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, तो इनकी डेंसिटी हल्की हल्की बढ़ती रहती है। अब ध्यान रखिए, थोड़ा डेंसर होते हैं। वैसे क्वेश्चन आता नहीं डेंसिटी के ऊपर, मैंने बता रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान दो। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। मतलब मैंने कहा कोई एटम है, मान लो आयरन, आयरन बैठा हुआ है, मैं उसके इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो क्या मेरे हाथों से जोर लगेगा? लगेगा ना भाई। जैसे मैं अपने बाल तोड़ूं, बाल मेरा चिपका हुआ है ना खोपड़ी से, तोड़ने में एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। हंस क्यों रहा है? खोपड़ी नहीं होता कि स्कल बोल दो, स्कल। तो आप सुनो, तो अगर इसे बाल को तोड़ रहा एनर्जी लगानी पड़ रही, तो इस ऐसी इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि देखो किस बात पे डिपेंड करता है? साइज पे। अगर किसी का साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा। छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो अगर क्वेश्चन आ गया कि बताओ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड कैसा है, तो देखो यहाँ पर साइज क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज। यानी अगर ये ग्राफ हम याद रखें तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर यूं ही कर सकते हैं कि जब भी साइज घटेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, अगर साइज सेम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ऑलमोस्ट सेम रह सकता है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा सब कुछ छोड़ो, काम की बातें क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एक तो साइज है, और दूसरा इस चैप्टर में है ना, चुप हो जाओ, दूसरा है हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड। कहने का मतलब क्या है? मान लो किसी के अंदर D5 आ गया और किसी के अंदर D10 आ गया, तो D5 D10 तो स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल। अब एक स्टेबल चीज से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है कि आसान? मुश्किल है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। तो D5 से एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, D10 से ज्यादा, F7 से ज्यादा, F14 से ज्यादा। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे? अब देखो क्वेश्चन ऐसा आता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है वो एक जैसा नहीं है, कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है। तो रीजन यही है, कभी साइज बढ़ रहा है कभी साइज घट रहा है, कभी साइज सेम है। या दूसरा सबसे बेस्ट, कभी बंदा स्टेबल है कभी स्टेबल नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या बात है, मजा आ रहा है, अब निकल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया। क्या आ गया? हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नॉट रेगुलर। एक जैसा ट्रेंड नहीं है कि निकल रहा है तो निकलते रहे भाई। उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। समझ में आया? तो ये आपको लिख के आना जब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कुछ समझना है, ये सब लिख के आ जाना, ठीक है। अब काम की बात करते हैं फटाफट आगे देखो। अगला है क्रोमियम के बारे में, देखिए थोड़ा ठीक से। अच्छा कुछ छोटा तो नहीं है? हाँ नहीं, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो, आप समझिए मेरी बात को। ये क्रोमियम है, क्रोमियम का होता है पता कितना? 24, जिसका 3d5 4s1 होता है, मैंने बताया था आपको। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने में ही फायदा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 3d5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और स्टेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है अगर, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? लो। और देने के पीछे लालच क्या है? ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, ताकि मैं, यानी जो स्टेबिलिटी पाएगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। अब मैं इससे निकालने गया, अब देखो 3d5 बन गया ना ये। अब मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकालने गया तो बहुत हाई एनर्जी लगानी पड़ी। क्यों? क्योंकि अब ये स्टेबल बन गया है, तो स्टेबल चीजों से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? मुश्किल। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, तो आप समझ जाना अगर आसानी से दे रहा है तो पक्का स्टेबल बन रहा होगा। और ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये बंदा ना इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाई है, तो समझ जाना कि पक्का वो स्टेबल हो चुका है, तभी नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो चीजें बहुत सिंपल चल रही है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ये क्वेश्चन है,
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लो। पहली बार में क्रोमियम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्यों? पहली बार में इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो स्टेबल हो जाए, इसीलिए आसानी से कह ले जा भाई। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज वेरी हाई। जिंक कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3 4s2। ये फुल्ली फील्ड स्टेबल है, और फुल्ली फील्ड स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या है, ये +2 में भी होते हैं, +3 में होते हैं, कई बार +4 में भी होते हैं, +7 में भी होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता रहता है, क्यों भाई? उसके पीछे रीजन है। देखो इनके पास 3D भी है एंड 4s भी है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 4s और 3D के बीच में एनर्जी गैप नहीं होता। यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ के भी करेंगे, तो भाई तो पक्का वही वाली बात है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं 2 ही बॉन्ड बनाता हूँ तो मेरे पे +2 आएगा। मैं कह रहा हूँ मैं 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, मेरे पे +3 आएगा। मैं कह रहा हूँ मैं 7 इलेक्ट्रॉन दूंगा 7, तो मेरा +7 आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि भैया इलेक्ट्रॉन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रीजन देखो, रीजन ये वेरिएबल मतलब बहुत सारे, वेरिएबल मतलब बहुत सारे अलग अलग। तो बिकॉज ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns, जो आपका ns है और n-1d है, इनमें एनर्जी गैप नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस चक्कर में इनका क्या होता है, ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बहुत सारा होता है। क्या बात समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय Mn। एक Mn होता है जिसका +2 से लेके +7 तक चलता है भाई, +2 +3 +4 +5 +6 +7, इतनी सारे रूप ये है इसके। मंत्र पढ़ रहा है क्या? ध्यान दे। नोट क्या लिखा, नोट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जैसे कि +6 और +7 आपने ऐसा पढ़ा होगा, K2Cr2O7, याद है आप लोगों को? या आपने ये पढ़ा होगा KMnO4, है ना? तो आप ये कौन सा एलिमेंट है? डी ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, पर जनरली आपको ऑक्सीजन के साथ दिखाई देंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमें पूछना है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, मतलब ये जो इसमें यहाँ पर क्रोमियम +7 में, यहाँ Mn पता नहीं किसमें होगा, 4 2 8 6 में होगा, ठीक है? तो ये जो +6 और +7 ऑक्सीजन के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑक्सीजन एंड, देखो लिखा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय इन केस ऑफ फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? इनकी हो ज्यादा, और ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इनकी, ठीक है ना? ठीक है ना? सब कुछ छोड़ो, काम की बात ये है, ये लिख देना। रीजन 50 हो सकते हैं। जैसे एक रीजन होता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होता है इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा, सॉरी होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। पर ये सब बात खत्म करते हैं, मेन यही इसका रीजन है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। और बारिश हमारा ठीक हो गया तो अभी नहीं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए मैं कुछ बातें बोलूंगा सिंपल भाषा में। E0 वैल्यू को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब अगर कोई +2 में और 0 में जा रहा है और लिखा है क्वेश्चन के अंदर E0 वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब वो काम इजीली हो रहा है, मतलब ये होने में स्टेबल हो रहा है। अरे इजीली कब होगा? जब स्टेबल बन रहा होगा। मैंने कहा +2 से 0 जा रहा है और E0 की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब इजीली नहीं हो रहा, मतलब वो स्टेबल नहीं हो रहा होगा पक्का। तो ये समझ में आएगा क्वेश्चन के थ्रू। अगर कभी ऐसा लिखा हो कि m at 0 से पॉजिटिव जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, 0 से मैं +2 में जा रहा हूँ, चुप हो जाओ यार, 0 से पॉजिटिव में जा रहा हूँ और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो मतलब स्टेबल हो रहा है। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब स्टेबल, नेगेटिव आने का मतलब मजा नहीं आ रहा। क्वेश्चन की तरह समझते हैं, क्वेश्चन की तरह यहाँ से आप समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखा है कि E0 वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू Mn+3 से Mn+2 इज मोर पॉजिटिव। ऐसा क्यों भाई? मतलब जब वो Mn+3 से Mn+2 जाता है तो E0 वैल्यू पॉजिटिव आती है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है? रीजन समझो, रीजन देखो। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन का? पहले आपको सिर्फ मैंगनीज लिखना है। क्या लिखना है? पहले आपने Mn का वैल्यू लिख लिया जो कि है 25। कहिए Mn की जगह कुछ और भी हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेम तरीके से करेंगे। तो पहले हमने Mn के बारे में लिख लिया कि Mn ये होता है 25 होता है 3d5 4s2। फिर हम बनाएंगे Mn+3, तो हमने Mn+3 बनाया। Mn+3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन कम, तो 2 यहाँ से निकालेंगे, 1 यहाँ से, तो 3d4 है क्या ये? और दूसरा कौन है? Mn+2,
Mn+2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन कम, सिर्फ कितने कम, तो इसमें से 2 कम करोगे तो क्या आएगा 3d5। मतलब हमने पहले Mn बना लिया, Mn+3 बना लिया, Mn+2 बना लिया। अब हम देख रहे हैं कि अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि Mn+3 Mn+2 में जाएगा। तो हमने कहा कि +3 वाला ये है 3d4 और +2 वाला क्या होता है, अरे आता है ना तुम लोगों को, +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन कम, तो एक यहाँ से जाएगा और 3 यहाँ, 2 यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से, तो 3d4 बन गया। और +2 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम, तो Mn से 2 इलेक्ट्रॉन कम करो 3d5। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3d4 से 3d5 जाने में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो अच्छी बात है, क्योंकि 4 में तो स्टेबल नहीं है ना, 4 में वो स्टेबल नहीं था और 5 आते ही क्या हो जाएगा वो स्टेबल। इसीलिए जो है ई नोट वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव। अगर कभी भी ई नोट वैल्यू पॉजिटिव है तो समझ जाओ कि वो काम होना चाहता है, वो काम होने में स्टेबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आई, आगे ना अच्छे से। जैसे अगर मैं आगे भी क्वेश्चन लूंगा, अभी जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखो क्वेश्चन मैंने ये ले लिया, मैंने कह दिया कि ध्यान देंगे, मैं से कह दूं कि क्रोमियम+2 ना, क्रोमियम+2 जो है क्रोमियम+3 में जाने में बहुत मस्त है, ई नोट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ऐसी बोलती है मैंने। तो क्या मतलब समझोगे कि भाई साहब ये जब जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, समझो मेरी बात को। तो क्रोमियम के लिए जो भी आंसर क्वेश्चन आए उसका आंसर यही होता है कि जब क्रोमियम जो है ना +3 में होता है तो इसको मिलता है T2G स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे हमें T2G पता ही नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर में आएगा, अभी के लिए रट लो कि क्रोमियम+3 जो होता है वो T2G3, देखो क्रोमियम+3 में होगा ना तो उसके पास होगा T2G3, क्या होगा उसके पास, और T2G3 क्या होता है स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो कुछ बातें मतलब समझ गए ना, अगर कभी कोई वैल्यू पॉजिटिव आए इसका मतलब वो काम होना चाहता है, वो काम होने में फायदा है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो खुद को रिड्यूस करे, जो खुद को, सोचो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, अगर मैं एजेंट हूं तो तुम्हें ऑक्सीडाइज करूंगा ना, तो खुद को तो रिड्यूस करूंगा, उल्टा होगा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद को रिड्यूस करता है, और खुद को रिड्यूस करने का मतलब है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है, ये याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग वाला गेन करता है, OG ऑक्सीडाइजिंग वाला गेन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, लॉस करता है। तो याद हो जाएगा RO, लॉस के लिए RL हो जाएगा ना, RL। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अभी बता दूंगा क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं बोलता हूँ देखो, तो अभी देख लेंगे। वैसे क्वेश्चन कैसा सकता है कि मान लो क्रोमियम के लिए देखना पड़ेगा, क्रोमियम में कितना होता है बताओ, क्रोमियम में कितना होता है, क्रोमियम का होता है 3d5 4s1 ना। अगर ऐसा आ जाए कि क्रोमियम जो +2 है, क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो लॉस करे, लॉस करना चाहता है। तो प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा था कि मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि क्रोमियम +2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, आपको याद करना है, RL, मतलब जो लॉस करे, क्या करे, तो यानी कि क्रोमियम +2 लॉस करना चाहता है। लॉस करने का मतलब है +3 में जाना चाहता है। क्वेश्चन आ गया कि क्रोमियम +2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब क्या होगा, वो लॉस करना चाहता है। तो लॉस क्यों करना चाहते हैं, तो आप बोलोगे बिकॉज क्रोमियम +2 लॉस करके क्रोमियम +3 बनेगा, और क्रोमियम +3 क्या होता है, T2G स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका रीजन है। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, और सारा खेल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आपको बेसिक बात आता है कि कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, यू क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास ये टॉपिक है, देखो ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। यहाँ पर है कॉपर +1। तो कॉपर +1 क्या करता है, यह डिसप्रोपोर्शनेशन, मतलब कॉपर +1 जो है ना, कॉपर +2 में भी जाता है और कॉपर 0 में भी जाता है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा क्यों भाई, तो ऐसा इसलिए है कि कॉपर +1 से ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर +2। मान लो मैं कॉपर +1 हूं और मैं स्टेबल नहीं हूं, तो मैं अपने आप को कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट, मेरी बात ही समझे। अगर तुम लोग पास बहुत पैसा होता, तुम भी अंबानी जेठानी की तरह होते, जेठानी, अरे जेठानी नहीं होता, अंबानी की तरह होते, तो तुम पढ़ते लिखते ऐसे बैठते क्या, 2 दिन बाद एग्जाम में तुम ऐसे होते क्या, समझ रहे बात को, नहीं होता ना। तो वही वाले अब अपने आप को बदलना चाहते हो पढ़ाई की हेल्प से, तभी तो मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मेरी बात सुनो, कॉपर +1 जो है कॉपर +2 में क्यों जाता है, क्योंकि कॉपर +2 से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। तो कॉपर +1 का क्वेश्चन आ जाए कभी भी, तो कॉपर +1 अपने आप को कॉपर +2 में कन्वर्ट करता है एक्वस फेस में, ठीक है ना। तो कॉपर +2 में बिकॉज मोर स्टेबल, कॉपर +2 इज मोर स्टेबल ड्यू टू लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी। कॉपर +2 का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है और उसके पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल कम है। इस चक्कर में कॉपर +2 क्या होता है, ज्यादा स्टेबल।
इसीलिए कॉपर +1 अपने आप को कॉपर +2 में कन्वर्ट करता है, या फिर कॉपर +1 का क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। क्वेश्चन आता है कॉपर +1 का डिसप्रोपोर्शनेशन क्यों होता है, तो लिख देना बिकॉज इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू कॉपर +2 एंड कॉपर 0 बिकॉज कॉपर +2 इज मोर स्टेबल ड्यू टू लोअर रिड्यूसिंग पोटेंशियल एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो फटाफट से नोट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए, पढ़िए। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। कह रहा है कि बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल यूज किए जाते हैं एज अ कैटलिस्ट। क्यों भाई, बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कैटलिस्ट कौन होता है, जो रिएक्शन कराए। अगर मैं कैटलिस्ट हूं, मुझे किसने बोला भाई +2 बन जा, मैं बन गया। किसने बोला +3 बन जा, मैं बन गया। +7 बन जा, मैं बन गया। तो मेरे पास अगर वो शक्ति है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने की बार बार, तो मैं एज ए कैटलिस्ट काम कर सकता हूं। तो देखो उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। अगला देखो, अगला ऑल्सो दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स समझते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है, इनका साइज होता है छोटा। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज क्या होता है, छोटा। ड्यू टू स्मॉल साइज हायर कैटायनिक चार्ज, इनके ऊपर चार्ज होता है +2 +3 +7 तक होता है, पता ना आप लोगों को, इसीलिए। और दूसरा तीसरा क्या, वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, मुझे कोई कंपाउंड बनाना है, तो मेरे पास जगह भी तो खाली होना चाहिए। तो जगह खाली होने की वजह से, हाई चार्ज की वजह से और स्मॉल साइज की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं और कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। क्या बात समझ में आ गया, कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, ये रीजन है। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं फटाफट, कलर। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट में कलर दिखाई देंगे। जो ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर शो करते हैं। रीजन क्या, रीजन डीडी ट्रांजिशन, डीडी। और ये ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया गया कोऑर्डिनेशन में। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा कि डीडी ट्रांजिशन होता है, क्या इस चैप्टर में नहीं है, तो टेंशन मत लेना, ये टॉपिक कलर वाला अगले चैप्टर का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक खत्म होता है, कलर। अच्छा, अगर किसी को एग्जाम में लिख के आना तो सिर्फ ये लिख के आना, डीडी ट्रांजिशन, खत्म खेल। अब आगे देखो, आगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात करते हैं। देखिए इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, मान लो ये आयरन है, आयरन, ये लोहा है, लोहा में छोटे छोटे गैप होंगे, छोटे छोटे गैप, इसको बोलते हैं वैकेंट स्पेस। जैसे आयरन के एटम्स के बीच में, ये एटम्स है, तो एटम्स के बीच में हल्का हल्का गैप बन जाता है, गैप, ये गैप है ना, गैप, इसको बोलते हैं वैकेंट स्पेस। इसमें छोटे छोटे एटम आके फंस जाते हैं। आयरन के क्रिस्टल में या किसी ट्रांजिशन एलिमेंट के क्रिस्टल में छोटी सी जगह होगी खाली, उस खाली जगह में जाके कोई ट्रैप हो गया, तो हम बोलेंगे वो कंपाउंड जो होगा वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होगा। तो लिखा है इन स्मॉल वैकेंट स्पेस, वैकेंट मतलब खाली स्पेस, स्मॉल एटम्स गेट ट्रैप्ड। फॉर एग्जांपल जैसे मैंगनीज में नाइट्रोजन जाके फंस गया, ठीक है, टाइटेनियम में जाके ये फंस गया 1.7 हाइड्रोजन, फिर टाइटेनियम में जाके कार्बन फंस गया। तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर छोटे छोटे एटम जाके फंस जाए तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, हार्ड क्यों होते हैं बताओ, उनकी जो गैप थी वो भी फिल हो गई। इनका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा। क्यों, अब वो डेंस हो गए, क्या हो गए, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो खाली जगह था वही भर गया, बहुत टाइट हो गए, सख्त हो गए। तो ऐसी ऐसी बातें आ सकती है, आप संभाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो रीजन क्या है, समझ में आ गया ना। अच्छा आगे देखो, अलॉय किसे कहते हैं, जब बहुत सारे एलिमेंट फिर मेटल्स को मिक्स करते हैं, मेटल्स को अगर 2-3 मेटल को मिक्स कर देंगे पिघला के तो अलॉय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अलॉय। अलॉय तभी बन सकता है जब साइज ऑलमोस्ट सेम हो, साइज ऑलमोस्ट। तो अभी हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर कि बीच वालों का साइज क्या होता है, सेम। तो ड्यू टू सिमिलर साइज हम इनको मिला सकते हैं, मेरी बातें समझे। तो हम बोलेंगे कि भाई अलॉय फॉर्मेशन होता है, क्यों, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, सिमिलर। अलॉय तभी बन सकता है, आप दो जनों को तभी मिला सकते हो जब उनका साइज क्या ऑलमोस्ट सिमिलर। तो सिमिलर साइज को मिला के हम अलॉय बनाते हैं। तो अलॉय फॉर्मेशन के पीछे रीजन क्या है, सिमिलर रेडियाई। अगला लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी एलिमेंट लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लाइक उसने +2 शो किया, +3 शो किया, तो वो बेसिक होगा। क्या होगा, अगर किसी ने +6 +7 शो किया तो एसिडिक होगा। क्या होगा वो। और अगर कोई बीच का है, जैसे +3 हो गया, +4 है, तो होगा एम्फोटेरिक। क्या होगा, मेरी बात समझे, यानी कि कभी भी आपको +7 वाला बंदा दिखाई दे, समझ जाना वो एसिड है। क्या है वो, जैसे मैं आपसे समझ गया ना मेरी बात को। अगर आपको कभी भी कोई +2 वाला दिखाई दे, समझ जाओ वो बेस है। क्या है वो। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आगे टॉपिक देखो, आगे हमने अब देखो, अब छोटी सी बात रखना, अभी पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 ये सब ना डाइक्रोमेट वाला प्रिपरेशन और रिएक्शन का ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास, देख रहे आप लोगों को, ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, सुनो, 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथनम। अब बोलेंगे यार हमें तो लेंथनम पता ही नहीं, तो याद कर भी नहीं पाओगे, पता कर लेना वाले, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जाना, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जाना और वहां पर लेंथनम देख लेना कहां पर है, एल होगा, एल। तो लेंथनम के बाद जो 14 एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं, 14 एलिमेंट। देखो तो 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथनम आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। क्या कहते हैं उसको, लेंथेनॉइड्स। तो हम एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, और 14 एलिमेंट आफ्टर लेंथेनम इज कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। सूट नहीं हो रहा है, हो तो रहा है, सुने। अब देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर एफ ऑर्बिटल शामिल है, इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में भरते हैं ना, इसलिए। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जैसे उसको हमने याद कर लिया था 3d4s 3d4s, इसका आता ही नहीं लिखने के लिए, मतलब कर ही नहीं पाओगे, छोड़ो ना सीधी बात है। तो याद कर लो, सिंपल, यूज नहीं होता। 4f
5D 6S। क्या बात समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया 5D सीरीज। क्या हो गया ये? यहाँ 5D वाले। तो 14 एलिमेंट लेंथनम के बाद उसको हम लेंथोनॉइड कहेंगे। जितना बता रहा उतना ही काम का। आगे देखो, आगे आगे क्या लिखा है? लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चीता ही कहते हैं। क्या है ये? आज इसने बटर चिकन नहीं लिखा, ठीक है, गुड, ठीक है, वो बंदा फेमस हो गया है मेरे थ्रू ही, ठीक है। ऐसे करता ना वो। अरे जो जाओ, यह लिखा लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है सुनो, देखो, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जब हम लेंथोनॉइड की बात करते हैं, लेंथोनॉइड की, लेंथोनम के बाद जो एलिमेंट है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मान लो 6 हो गया, फिर 7, 8, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज घटता है। मतलब पहले एटम इतना बड़ा है, फिर एटम थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर एटम और छोटा हो गया, तो साइज का छोटा होना, साइज का छोटा होना कहलाता है लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या लिखा देखो, स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, रेडियस का डिक्रीज होना, एटम एटॉमिक या फिर आयोनिक ऑफ लेंथोनॉइड एलिमेंट। लेंथोनॉइड एलिमेंट है ना, उनका साइज घटना विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि भाई तुम एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जैसे होता है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, वैसे ही जब लेंथोनॉइड्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज घटता है, इसी को बोलते हैं लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और उसका उसके पीछे रीजन क्या, रीजन तो कॉस देखो, कॉस होता है इसका, इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। जो एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है, कवच, उनका कवच इतना अच्छा नहीं होता। कवच अच्छा नहीं होता, इस चक्कर में क्या करता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस देखो मैंने कहा देखो एफ का इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से ना मतलब शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। शील्डिंग का मतलब क्या होता है, कवच। तो एफ इलेक्ट्रॉन की कवच बहुत कमजोर होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है और खींच लेता है, और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये लिखा है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर कवच ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, कवच नहीं है, ध्यान रखना, इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज है, फोर्स है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग है ना, क्या है, पुअर शील्डिंग। तो हमने लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया कि साइज घटना होता है, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके पीछे रीजन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके परिणाम, कॉन्सिक्वेंस। टॉपिक का नाम है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जो लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस समझते हैं ना, क्या कारण, कारण नहीं, परिणाम, इसकी वजह से होता क्या है। तो द रेडियाई ऑफ 5D सीरीज आर सिमिलर टू 4D सीरीज। मतलब दो सीरीज सुनो, एक है 4D सीरीज, एक है 5D सीरीज। देखो सुनो, एक है 4D सीरीज, एक है 5D सीरीज। मतलब एक एलिमेंट ऐसे अरेंज किया गया है, दूसरा एलिमेंट भी ऐसे अरेंज किया गया है, दोनों का साइज क्या होना चाहिए, अलग, क्योंकि वो अलग सीरीज में है और ये अलग सीरीज में, लेकिन साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है ड्यू टू लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिसका साइज बड़ा होना चाहिए वो बड़ा नहीं हो पाता, छोटा हो जाता है। क्या जाता है, इसलिए वो सेम हो जाता है। मैंने कहा देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है x, यहाँ पर लिखा है y, तो इसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा, पर ये छोटा हो गया, क्यों, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो छोटा हो गया तो x और y ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, सेम। ये लिखा है द रेडियस ऑफ द 5D सीरीज आर सिमिलर टू द कोरस्पॉन्डिंग 4D सीरीज, कि भाई साइज में छोटा होने की वजह से जो जिसको बड़ा होना चाहिए बड़ा नहीं हो पाता, छोटा रह जाता है। क्या रह जाता है, छोटा। आगे ध्यान दो, एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में ये समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन है ZR एंड HF आर ऑलमोस्ट सेम रेडियाई एंड सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। रीजन क्या है, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो इसका ऑलमोस्ट 40 के अराउंड होता है और इसका 72 के अराउंड, तो 40 वाले का और 72 वाले का साइज ऑलमोस्ट सेम कैसे हो सकता है, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या जाता है, छोटा, तो इन दोनों का साइज क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैच। और इसकी वजह से अगर साइज अगर सिमिलर हो गया, साइज अगर सिमिलर हो गया तो इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, सिमिलर, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया। अच्छा अब एक और ये कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस परिणाम, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या फर्क पड़ रहा है धरती पे। अब देखो अगला क्या लिखा है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम LaOH टू LuOH। मतलब कि देखो ये सीरीज है, सीरीज La से स्टार्ट हो रहा है मान लो और Lu पे खत्म हो रहा है, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो इनका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक यहाँ वाला बंदा है और सबसे कम बेसिक है लास्ट वाला बंदा, और इसके पीछे भी रीजन क्या होता है, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने लेंथोनॉइड को हमने अभी, अब यहाँ पर छोटी सी बात है, देखिए अलॉय, लेंथोनॉइड में भी अलॉय बनता है, लेंथोनॉइड से भी हम अलॉय बना सकते हैं। अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो फेमस अलॉय होता है उसको बोलते हैं मिश मेटल। क्या बोलते हैं, ये एक बंगाली डिश लग रहा है, ठीक है ना, लग रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा है। अच्छा तो ये मिस मेटल जो भी है, इसमें 95% लेंथोनॉइड्स होते हैं, प्लस आयरन, प्लस ये सब ट्रेसेस अमाउंट में होता है, बहुत कम अमाउंट में। तो 95% लेंथोनॉइड से मिस मेटल बोलते हैं उसको, मतलब एक अलॉय बना रहे हैं। अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, जिसमें 95% लेंथोनॉइड्स होगा, ध्यान दो इधर। और इसी से बनता है बुलेट। क्या बनता है, बुलेट। गोलियां इसी से बनाते हैं, गोली। शेल्स इसी से बनते हैं, शेल्स। और लाइटर का जो फ्लिंट होता है, लाइटर का फ्लिंट, वो भी इसी से बनता है, मिस मेटल से, मतलब इसी अलॉय से बनता है। समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो, ये छोटी छोटी बातें याद करने वाली। अब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथोनॉइड, लेंथोनॉइड जो है ना वो +3 शो करता है जनरली, लेंथोनॉइड जनरली +3 शो करता है। कभी कभी ये जो है C +4 शो करता है, EU एंड Y भी +2 शो करता है।
अगर आपसे कोई बोले कि भाई ये वाला बंदा +4 ही क्यों शो करना चाहता है, ताकि क्योंकि वो स्टेबल होगा, कुछ समझना है तो स्टेबल होगा, वो गाना क्यों गा रहा है, स्टेबल होगा। तो बहुत लॉजिकल बात है भाई। मैंने कहा कि मैं क्रोमियम हूं, मेरे को +3 में अच्छा लगता है, तो +3 में रहेगा भाई वो। तो सिंपल सी बात है। अगर वो बोले कि भाई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 होता है, लेकिन ये बंदा +4 क्यों शो कर रहा है, क्योंकि भाई स्टेबल होगा वो, तो कोई लिखने वाली बात है इसमें नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें याद करने वाली। लास्ट हमारा होता है एक्टिनोइड्स, इसके बाद हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं और प्रिपरेशन पढ़ना है। एक्टिनोइड्स देखिए, एक्टिनोइड्स क्या लिखा है, हाँ ये लिखा है 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनम। एक्टिनम के बाद जो भी 14 एलिमेंट है उसको हम एक्टिनोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिनोइड्स। ये होता है 6D में, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा 5f 6d 7s। अब काम की बातें, जनरल बातें कर रहे हैं हम। अब काम की बात क्या है, इसके बारे में एग्जाम में आता नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं आता इसके, ज्यादा कुछ नहीं आता इससे, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली, ये भी +3 शो करता है, यानी कि लैंथेनॉइड में और एक्टिनोइड्स में एक सिमिलरिटी आ गई कि जनरली वो भी +3 शो करता है और जनरली ये भी +3 शो करता है, जनरली बोल रहा हूं आमतौर पे। फिर आगे क्या लिखा है, वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके पास वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। वही रीजन है कि 5f 6d 7s ये सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। आगे क्या लिखा है देखो, मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया तो +3, 6 किया तो +6। आगे लिखा है द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस अलोंग द एक्टिनोइड सीरीज इज कॉल्ड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे वहां पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था ना, कि लैंथेनॉइड का साइज घट रहा है तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर एक्टिनोइड का साइज घट रहा है तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और रीजन वही है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल, 5f ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग। और पुअर शील्डिंग होगा तो क्या होगा बताओ, क्या इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियस का फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर कवच अच्छा नहीं है तो न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ जाएगा, साइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने एक्टिनोइड्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, डी एंड एफ सब कुछ पढ़ लिया। किसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, भी पढ़ लिया। समझ पा रहे मेरी बात को। मैंने इसके बारे में बताया, जिंक सीडी एच के बारे में नहीं बताया ना, कि उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, फुली फिल्ड होता है। अब इसका हमें रिएक्शन देखना है, क्या देखना है हमें, इसमें रिएक्शन प्रिपरेशन देखना है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों आगे देखो, अगला है ना रट्टाफिकेशन है, ये वाला रिएक्शन की ट्रिक बताऊंगा पर रटना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब है K2Cr2O7। इसकी प्रिपरेशन एग्जाम में आती है, रखना क्या बोला मैंने, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन आती है एग्जाम में, वहां पर रट के जाना। देखो पहला स्टेप ये है, कई बार एग्जाम में इनमें से कोई भी स्टेप पूछ सकता है, कोई भी स्टेप, ये वाला पूछ लिया, ये वाला पूछ लिया, ये पूछ लिया, लिखा जाएगा कि बताओ कि जो ऐसा आएगा क्वेश्चन ऐसा कि ये वाले से ये वाला कैसे बनाएंगे। मतलब मैं कुल मिला के बोलूं तो आपको बढ़िया से ये वाला पूरा पेज 2-3 बार लिख के याद करके जाना है। कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर, समझ रहे बात को, कुछ भी नहीं कर सकते, जादू कर नहीं सकता मैं। तो आपको पूरा सेम टू सेम याद होना चाहिए। पहला ये पेज याद होना चाहिए, रट्टाफिकेशन है भाई इसमें थोड़ा सा। और अगला ये वाला, ये छोड़ दो, ये सब बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ये वाला पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का प्रिपरेशन, KMnO4 क्या नाम है इसका, KMnO4। तो इसमें 2 स्टेप है, पहला स्टेप ये, और बिलीव करो इनमें से पूरा आ जाएगा। जस्ट पहला पार्ट पूछ लेंगे, ऐसा लिख के दे देंगे, बोलो ऐसा देंगे, ऐसा ये लिख देंगे, बोलेंगे बताओ आगे क्या होगा। तो पूरा ऐसा बोल दे कि पूरा रिएक्शन लिखो, प्रिपरेशन लिखो पोटेशियम परमैंगनेट का, तो पूरा लिखना पड़ेगा। और सिंगल पार्ट भी आ सकता है एग्जाम में। तो ये 2 स्टेप है इसके अंदर, ये 2 स्टेप है इसके अंदर। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आप लोगों को, मतलब दोनों प्रिपरेशन आपको याद करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा नॉलेज क्या, एक्स्ट्रा नॉलेज ये प्रिपरेशन कर लेंगे, और ये छोटी छोटी सी बातें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये रहा। और एक छोटी छोटी बातें बताऊंगा, ये रहा देखो, ये लिखा है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये क्या होता है देखो, ये K2Cr2O7 है, NaCl है 6H2SO4। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो उसकी वजह से क्या होता है देखो, यहाँ पर उसकी वजह से ये कुछ बनके तैयार होगा, ये पूरा बनके तैयार होगा। यहाँ पर ऑरेंज रेड वेपर दिखाई देता है, क्या देता है, ऑरेंज रेड वेपर। और ये ऑरेंज रेड वेपर दिखाई देना ही कहलाता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। मेरी बात समझे, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये छोटी छोटी बातें याद करना तो करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगला क्या देखो, अगर यहाँ पर हम K2Cr2O7 में HCl डालेंगे तो हमें मिलेगा KCl मिलेगा, CrCl3 मिलेगा, H2 मिलेगा, Cl2 मिलेगा। ये रिएक्शन भी आप याद कर सकते हो, एग्जाम में आता है। राइट द एक्शन ऑफ K2Cr2O7 विद HCl, कि अगर K2Cr2O7 में एसिड डालेंगे तो क्या होगा, तो आपको याद करना पड़ेगा। समझ पा रहे मेरी बात को। तो ये अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तब भी काम चल जाएगा, पर कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला और KMnO4 वाला पूरा याद होना चाहिए। अब हम मेन काम की बात करते हैं। इस सारी चैप्टर में रिएक्शन बहुत आते हैं, और ये देखो, ये मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। देखो ये ऑक्साइड एंड ऑक्सोनाइंस, मैंने आपको बता दिया है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एसिडिक होता है, लोअर वाला बेसिक होता है, और बाकी सब क्या होता है बताओ, एम्फोटेरिक। बताया था मैंने आप लोगों को, जो बीच वाले होते हैं एम्फोटेरिक, उनके एग्जांपल्स लिखे हुए, क्या लिखे हुए। अगर याद करना है तो याद क्यों करोगे, तुम्हें पता लग गया ना, सिंपल सी बात है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे मैंने बता दिया। अब हमारा मेन काम जो हम जिसके लिए चैप्टर में हम इकट्ठा हुए, मेन काम हमारा ये है कि रिएक्शन कैसे होगा। मेन काम है रिएक्शन कैसे होगा। अगर आपको इस चैप्टर में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स लेने, तो मैं आपको बोलूंगा ईमानदारी से याद कर लेना सारा, सेम टू सेम 2i - i2 में जाता है, ये सारा याद होना चाहिए। यहां तक एक पहला पॉइंट ये बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। पहला आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा, वरना एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। ये याद करना पड़ेगा
दूसरा आपको याद करना पड़ेगा पूरा कि देखो ये जो हमने लिखा है ना, ये एसिडिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक मीडियम में ऐसा ऐसा रिएक्शन होता है हर बंदे का, इलेक्ट्रॉन के साथ याद होना चाहिए। दूसरा क्या ध्यान दो, दूसरा ध्यान दो, न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल H2O या फिर बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में आप याद रखोगे, न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम में याद रखोगे, पूरा 1 2 3 याद रखोगे, और लास्ट में आपको याद रखना ये सारे। अब तुम बोलोगे हम तो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ के नहीं जाना है, यहां तो पक्का ही क्वेश्चन आता है, हर साल पक्का ही आता है। ये याद करो कि जो Cr2O7 है एसिडिक मीडियम में ये होता है रिएक्शन, MnO4 का एसिडिक मीडियम में ये होता है रिएक्शन, और याद करो MnO4 का न्यूट्रल मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में ये होता है रिएक्शन। तो 3 पार्ट है इसको अगर रिएक्शन करने हैं तो, पहला आप एसिडिक मीडियम का सारा याद करो, दूसरा आप ये वाला पूरा याद करो बेसिक मीडियम का, तीसरा आप ये याद करो। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन ऐसा लिखाएगा, कंप्लीट द रिएक्शन ऐसा लिखाएगा कि MnO4 माइनस है, H प्लस है, कंप्लीट करो रिएक्शन। क्या गया, MnO4 माइनस है, H, अच्छा ऐसा भी लिखाएगा I, यहां पर आएगा I, ऐसा क्वेश्चन लिखाएगा कि MnO4 माइनस है, H प्लस है, I माइनस है, रिएक्शन कंप्लीट करो। तब आप क्या करोगे, ध्यान दो इधर, आप उठाओगे MnO4 वाले को, किसको उठाओगे, MnO4 वाले को, और आप इस वाले को पूरे रिएक्शन को लिख दोगे, पूरे को पूरा लिख दोगे ऐसे। अगर ये क्वेश्चन आए कि इसको फिल करो, MnO4 माइनस लिख दोगे, 8H प्लस लिख दोगे, 5 इलेक्ट्रॉन लिख दोगे, Mn+2 लिख दोगे, 4H2O लिख दोगे, कहीं भी आ सकता है। अब मेरी बात सुनो, ये लिख दिया हमने तो MnO4 वाला काम हो गया। अब I माइनस को पकड़ो, I माइनस का हमने ये लिखा है, देखो ये रहा 2I माइनस I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ना क्वेश्चन में ये ऐसे दिया होगा, आपको तोड़ तोड़ के लिखना है। तो 2I माइनस, ठीक है, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, I2 प्लस, तो मैंने MnO4 को लिख दिया, I को लिख दिया, H तो ऑटोमेटिक ही आ गया। अब आपको इक्वल करना है, इक्वल करना है, देखो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को 5 से, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन पे संख्या होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 5 था तो इधर 5 दे दिया, और इधर 2 था तो इधर 2 दे दिया, मल्टीप्लाई करने के लिए। नहीं समझ में आया, जो भी इलेक्ट्रॉन पे नंबर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा देखो 2 MnO4 माइनस, बेटा बात मत करो, 16H प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2Mn+2, 8H2, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टू 10I, यहाँ पे लिखो 10I माइनस, और इस तरफ क्या हो गया 5I2, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन से बाद में 10 कट जाएगा, ये आपका आंसर है। तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन पूरा। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको MnO4 का याद होना चाहिए, I माइनस का याद होना चाहिए, दोनों को लिखोगे और इलेक्ट्रॉन वाली नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में दोनों को ऐड करके लिख दोगे 1 मार्क में। क्या बात समझ में आ गया, 1 मार्क में एक आएगा, वैसे 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क का आता है, 1.5 मार्क का एक, 1.5 मार्क का एक, ठीक है समझ में आ गया। तो 1 मार्क में भी आ सकता है, तो समझ में आ गया सबको ये, ठीक है बढ़िया है। इसे रिएक्शन वाला हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट, ध्यान देंगे चुप हो जाएंगे। MnO2 को याद कर लेना, क्वेश्चन आता है कई बार। अगर MnO2 को फ्यूज विथ KOH या फिर ऑक्सीडाइज करेंगे तो MnO4-2 बनेगा, इसको बोलते हैं मैंगनेट। क्या बोलते हैं, मैंगनेट। उसी मैंगनेट को इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे इन अल्कलीन सॉल्यूशन तो बन जाएगा पर मैंगनेट। बस हल्का सा याद करने वाला बात है, दोनों में फर्क क्या है, यहाँ -2 है, यहाँ -1। -1 को पर मैंगनेट कह रहे हैं और -2 को मैंगनेट कह रहे हैं। तो MnO2 को जब KOH के साथ डालते हैं तो मैंगनेट बनता है, उसी मैंगनेट को अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कलीन सॉल्यूशन में, अल्कलीन मीडियम में, तो पर मैंगनेट मिलता है। ये ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, चैप्टर इस प्रकार से अच्छे से खत्म होता है।